क्या आप जानते हैं जिस जमीन पर आप खड़े हैं उसकी किस्मत दो ऐसी ताकतों ने लिखी है जिनकी कहानी सुनकर आप हिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक भावना है। करोड़ों लोगों की उम्मीदें, सपने और संघर्ष इस मिट्टी में रचे बसे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल प्रदेश की नियति को किन हाथों ने गढ़ा है? कौन थे वो खिलाड़ी जिन्होंने विकास और विनाश की ऐसी लकीरें खींची जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है? आज हम आपको उत्तर प्रदेश की उस अनसुनी कहानी से रूबरू कराएंगे जहां सत्ता के दो सबसे बड़े खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने दावों और वादों के साथ इस प्रदेश की तस्वीर बदलने की कोशिश की। क्या वे सफल हुए या फिर ये सिर्फ एक अंतहीन खेल था जहां जनता हमेशा एक मोहरा बनी रही? ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। एक तरफ युवा जोश और समाजवाद का परचम लहराने वाले अखिलेश यादव, जिन्होंने 2012 से 2017 तक प्रदेश की बागडोर संभाली। दूसरी तरफ भगवाधारी योगी आदित्यनाथ, जो 2017 में सत्ता में आते ही बुलडोजर लेकर उतरे और जिनका कार्यकाल आज भी जारी है। इन दो ध्रुवों के बीच उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या देखा, क्या बदला और क्या नहीं बदला? क्या ये सिर्फ राजनीतिक दांवपेच थे या फिर जनता के भाग्य का फैसला? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी राजनीतिक और विकासात्मक दिशा का राष्ट्रीय परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ की विशाल जनसंख्या, विविध सामाजिक आर्थिक संरचना और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति इसे भारत के विकासात्मक आख्यान में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। तो आखिर क्यों ये दो दल अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ इस प्रदेश को बदलने का दावा करते रहे? क्या उनकी प्राथमिकताएं वाकई जनता के हित में थी या फिर कुछ और ही मकसद था? सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक विकास की, जो किसी भी प्रदेश की रीढ़ होती है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कृषि क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई, जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.1% थी। 2016-17 में प्रदेश की जीएसडीपी 12.75 लाख करोड़ रुपए थी और उस वर्ष 11% की वृद्धि दर दर्ज की गई। सपा सरकार ने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग बंधु जैसे संगठन भी बनाए। लेकिन क्या ये आंकड़े सिर्फ कागजों पर थे या आम आदमी की जेब तक पहुंचे? फिर आया भारतीय जनता पार्टी का दौर 2017 से वर्तमान। उनकी सरकार ने जीएसडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा किया। 2016-17 में 12.75 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 2024-25 में जीएसडीपी लगभग दोगुनी होकर 25 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। कोविड महामारी के बाद प्रदेश निरंतर 14% की आर्थिक विकास दर से प्रगति कर रहा है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही, जो देश की जीडीपी वृद्धि दर से भी अधिक थी। आज देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़कर 9.2% हो चुकी है, जिससे ये देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भाजपा सरकार ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 और 2022 जैसी आक्रामक नीतियां अपनाई। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप पिछले 8 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ, जिससे 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला। प्रदेश का निर्यात भी 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए हो गया। राजस्व प्राप्तियों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई और उत्तर प्रदेश एक राजस्व अधिशेष राज्य बन गया। लेकिन क्या यह चमकती तस्वीर पूरी सच्चाई बयां करती है? सपा के कार्यकाल में विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट देखी गई, वहीं भाजपा के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में कुछ विरोधाभास भी सामने आए और विपक्ष ने आर्थिक गैर समानता बढ़ने का आरोप लगाया। क्या यह सिर्फ आंकड़ों का खेल था या वाकई जनता की किस्मत बदल रही थी? बुनियादी ढांचा, जो किसी भी प्रदेश के विकास का आईना होता है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को अखिलेश यादव ने विश्व स्तरीय बताया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। शहरी बुनियादी ढांचे में जनेश्वर मिश्रा पार्क के निकट स्थित जवाहर भवन परिसर यानी जेपीएनआईसी का निर्माण लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। गोमती रिवर फ्रंट जैसी परियोजनाएं भी शुरू हुई, लेकिन इन परियोजनाओं को बाद में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। भाजपा सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के प्रति सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिससे हादसों की संख्या बढ़ने और रखरखाव में कमी आने का दावा किया गया। जेपीएनआईसी परियोजना के संचालन और अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और इस पर 864 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब न मिलने का आरोप भी लगाया गया। गोमती रिवर फ्रंट जैसी परियोजनाओं को नाले पर रिवर फ्रंट बनाने और बुनियादी समस्याओं को नजरअंदाज करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। क्या ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें थीं या जनता के सपनों की बुनियाद? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास में एक व्यापक और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण अपनाया।
गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका बजट 36,230 करोड़ रुपए है और जो 594 किलोमीटर लंबा होगा, एक महत्वपूर्ण परियोजना है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या राम मंदिर का निर्माण 1800 करोड़ रुपए की लागत से किया गया, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ। हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा यानी जेवर और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी अयोध्या लगभग तैयार हैं। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी और लखनऊ दादरा कानपुर में मेट्रो परियोजनाएं भी जारी हैं। हालांकि भाजपा के तहत भी कुछ कमियां सामने आई। पुराने बुनियादी ढांचे जैसे ट्रांसफार्मर और केबल और कर्मचारियों की कमी के कारण बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है। क्या इन भव्य परियोजनाओं के पीछे कोई अनदेखी सच्चाई छिपी थी? क्या सिर्फ नए निर्माण से प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है या पुराने को संभालना भी उतना ही जरूरी है? सामाजिक क्षेत्र, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य मानव विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में शिक्षा के विस्तार और पहुंच पर विशेष जोर दिया गया। यूनिसेफ की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक शिक्षा में प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की थी, जिसमें 93% बच्चे स्कूल जाते थे। कन्या विद्याधन योजना के माध्यम से 12वीं पास छात्राओं को 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वहीं पीडीए पाठशालाएं भी शुरू की गईं, जिनका उद्देश्य वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना था। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मरीजों के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा और प्रसूता और नवजात शिशुओं के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। लेकिन भाजपा सरकार ने सपा की एम्बुलेंस सेवाओं को बदहाल बताया, टायरों के न बदले जाने और संख्या विस्तार न होने का आरोप लगाया। क्या ये योजनाएं सिर्फ कागजों पर थीं या इन्होंने सचमुच लाखों जिंदगियां बदली? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सरकारी स्कूलों में व्यापक सुधार किए गए, जिससे छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। पीएम श्री योजना के तहत हजारों स्कूलों को आधुनिक बनाया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक 25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य सेवा में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की मुहिम चलाई जा रही है और पिछले 7 वर्षों में 36 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। लखनऊ के केजीएमयू में 941 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसके बावजूद भाजपा सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर 27,000 स्कूल बंद करने और 13 लाख बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य सेवाओं को भी बर्बाद करने और जिला स्तर पर एक भी नया अस्पताल न बनाने का आरोप लगाया गया। क्या ये दावों के पीछे कोई कड़वी हकीकत छिपी थी? क्या नई बड़ी परियोजनाओं पर ध्यान मौजूदा जमीनी स्तर की सेवाओं के रखरखाव और सुधार की कीमत पर था? कानून व्यवस्था, जो किसी भी नागरिक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल 2012 से 2017 में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गईं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अखिलेश यादव के कार्यकाल में औसतन प्रतिवर्ष 2.37 लाख भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के मामले दर्ज किए गए। इनमें 44,339 हिंसक वारदातें, 12,064 अपहरण और 3,264 बलात्कार के मामले शामिल थे। 2012 में उत्तर प्रदेश हिंसक वारदातों में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा। 2013 में उत्तर प्रदेश बलात्कार में चौथे, अपहरण और दहेज मौतों में पहले स्थान पर था। महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। 2014 में देश में हुए 2,300 से अधिक सामूहिक बलात्कार में से 570 से अधिक उत्तर प्रदेश में हुए और 197 पुलिस की हिरासत में हुए बलात्कार में से 189 उत्तर प्रदेश में हुए। क्या ये सिर्फ आंकड़े थे या हर आंकड़े के पीछे एक डरी हुई कहानी थी? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल 2017 से वर्तमान में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए कठोर कदम उठाने का दावा किया गया। योगी सरकार का दावा है कि पिछले 8 वर्षों में अपराध दर में बड़ी गिरावट आई है। डकैती में 84% और लूट में 77.43% की कमी आई है। 142 अरब रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई और 68 माफिया और उनके लगभग 1500 सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एनसीआरबी डेटा 2018 से 2022 के अनुसार इस अवधि में 18,811 हत्याएं और 16,333 बलात्कार हुए, जो सपा के कार्यकाल के आंकड़ों से कम है। हालांकि एनसीआरबी के अन्य आंकड़े एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। 2019 में आईपीसी अपराधों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले 3,53,131 दर्ज किए गए। 2021 में पीएसओसीओ एक्ट के तहत सर्वाधिक मामले 7,129 उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 4% की वृद्धि देखी गई। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर तीखी आलोचना की है। उनका आरोप है कि भाजपा शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और राज्य में कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्या ये बदलाव सिर्फ ऊपरी दिखावा था या जमीन पर कुछ और ही चल रहा था? प्रशासनिक दक्षता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण सुशासन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल 2012 से 2017 के दौरान प्रशासनिक सुधारों पर कुछ आरोप लगे।
इस अवधि में यादव राज का आरोप लगा, जिसमें सरकारी विभागों में एक विशेष जाति के लोगों को भरने का दावा किया गया। मुजफ्फरनगर जैसे सांप्रदायिक दंगे अखिलेश सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर एक बड़ा दाग थे। भर्ती प्रक्रियाओं को अंजाम तक न पहुंचा पाने की नाकामी का आरोप भी लगाया गया। जेपीएनआईसी के निर्माण में 864 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब नहीं मिलने का आरोप लगा। क्या ये सिर्फ वादे थे या सचमुच एक नए पारदर्शी युग की शुरुआत थी? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल 2017 से 2000 वर्तमान में प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए डिजिटल गवर्नेंस और नियमित प्रशासनिक फेरबदल पर जोर दिया गया है। योगी सरकार ने 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया और 10 नए जिला अधिकारियों यानी डीएम की नियुक्ति की, जिसका लक्ष्य विकास और कानून व्यवस्था को मजबूत करना था। यूपी जिला सुशासन सूचकांक 2022 जारी किया गया, जो देश में किसी भी राज्य द्वारा जारी किया जाने वाला पहला ऐसा सूचकांक है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में 96 लाख से अधिक घरौनी यानी मालिकाना अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे भू स्वामित्व में पारदर्शिता आई है। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मैन टू मैन मार्किंग रणनीति अपनाने का दावा किया है। पिछले 93 दिनों में 36 रिश्वतखोरों को पकड़ा गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 गुना अधिक कार्रवाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति की अपने परिवार में यह अंतिम सरकारी नौकरी होगी। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सपा का आरोप है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमाने और अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है। सरकारी और गरीबों की जमीनों पर भाजपाइयों द्वारा अवैध कब्जे का आरोप भी लगाया गया है। क्या ये सिर्फ स्वच्छता अभियान था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? तो क्या उत्तर प्रदेश की कहानी सिर्फ 2 सरकारों के बीच की जंग है, या फिर ये एक ऐसी अंतहीन गाथा है जहां हर सरकार अपने वादे लेकर आती है, कुछ बदलती है, कुछ नहीं बदल पाती, और कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो कभी सामने नहीं आती? समाजवादी पार्टी ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की नींव रखी और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता को लेकर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक विकास को गति देने, औद्योगिक निवेश आकर्षित करने और कानून व्यवस्था में सुधार का दावा किया, लेकिन कुछ सामाजिक क्षेत्रों में आलोचनाएं और नीतियों के कार्यान्वयन में चुनौतियां बनी रहीं। क्या ये सिर्फ वादे थे या सचमुच एक गहरे अदृश्य खेल का हिस्सा, जहां जनता सिर्फ एक मोरा है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को वो सब मिला जिसकी उसे उम्मीद थी, या फिर ये सिर्फ एक अधूरा सपना है जो हर 5 साल में एक नए चेहरे के साथ फिर से दिखाया जाता है? क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की असली कहानी अभी लिखी जानी बाकी है? आपकी राय क्या है? कौन सी सरकार ने उत्तर प्रदेश को सही मायने में बदला? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही गहरी और अनसुनी कहानियों से जुड़े रहें।